जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आज खुद आगे आए और साफ तौर पर उन्होंने ये चिंता भी जाहिर की और कहीं ना कहीं ये भी कहा कि एक अभद्र आचरण वाली ये राजनीति है जो ऐसे समय पर ऐसे मुद्दे पर सरकार के फैसलों पर विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। क्या आपके जहन में वाकई में कभी ये सवाल नहीं उठा कि ये मौका है राजनीति करने का? बहुत सारे राजनीतिक दलों ने सामने से आकर कहा कि हम सरकार का सहयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ में इफ और बट जोड़ते हुए सहयोग किया है, वो सहयोग ना के बराबर होता है। धर्मवीर जी। सृष्टि जी, देखिए आज देश में जो हालात हैं, इस महामारी से तो लोग नहीं मरेंगे, लेकिन भुखमरी से लोग जरूर मर जाएंगे। और ये सरकारें योगी आदित्यनाथ की हो और चाहे वो बीजेपी की केंद्र सरकार हो, इन्होंने इन गरीबों के जो गरीबों की इज्जत है उसको तार तार करने का काम किया है। ठीक है। आज प्रवासी भारतीय मजदूर जो है ऐसे महसूस कर रहे हैं इस देश के अंदर कि उनके ऊपर किसी सरकार का कोई हाथ नहीं है। जो आदमी रोटी खाने के पैसे जिसके पास नहीं है, आप उनसे रेल का किराया वसूल कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो राजनीति ना करे विपक्ष वाले। अगर हम असली मुद्दों पर बात करेंगे तो वो जो है उनको मिर्ची लगेगी और आप जैसे मीडिया चैनल उनके गुणगान करेंगे, तो ये आपका भी नैतिक कर्तव्य है कि आप सरकार की आंख खोलने वाला कार्य करें। देखिए धर्मवीर जी, देखिए ये सारी बातें हो चुकी है बहुत पुरानी। सुनिए बात सुनिए आप ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं कि आप सरकार का गुणगान करेंगे बैठकर, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे। आप नैतिकता का पाठ पढ़ाने आते ही एक पहले सवाल पर मिर्ची किससे लग रही है ये दिखाई दे रहा है सर। पहले सवाल पर ही, पहले रिएक्शन पर ही आप हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाने लग गए। आप अपने घर में बैठे हैं सर, हम लोग बाहर काम कर रहे हैं, आकर देश को दिखा रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है, आप हम लोग को नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगते हैं। पहले सवाल पर आपकी क्या नैतिक जिम्मेदारी बनी, आपने क्या नैतिकता दिखा दी? मैं आ रही हूँ सर। आपने देश के लिए क्या कर दिया जो आप हम लोग को बैठकर नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं? किसने अधिकार दे दिया आपको कि आप तुरंत आएंगे टीवी चैनल पर बैठेंगे, उसके बाद कहेंगे नैतिकता का पाठ पढ़ लीजिए? आप पहले समझिए इस बात को। आपको जो सहयोग करना था अपने घर में बैठकर ट्वीट करने से सहयोग होता है क्या देश का? देश में आज ऐसी परिस्थिति, चुनाव नहीं चल रहा है, चुनावी भाषण नहीं चल रहा है। अरे जी आप खुद जवाब दीजिए इस बात का, और आप पहले ये समझ लीजिए धर्मवीर जी, आप पहले ये समझ लीजिए कि आप आते ही नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बुलाती हूँ, डिबेट का हिस्सा नहीं बनाती हूँ कि आप यहाँ पर आकर ज्ञान बांटिए, आप यहाँ पर आकर नैतिकता का पाठ पढ़ाइए कि नैतिकता का पाठ क्या होता है। आप अपने घर में बैठे हैं इस समय और हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो नैतिकता क्या है वो हम दिखा रहे हैं अपनी। नरेश जी जवाब दीजिए। सृष्टि जी देखिए, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं सरकार का पक्ष रखूंगा उसमें। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार अब तक 6.5 लाख लोगों को ला चुकी है और उनको 1,000 रुपये और भरण पोषण भत्ता दिया गया है, साथ में उनकी खाद्यान्न दिया गया। अरे सुन लीजिए, अरे धर्मवीर जी सुन लीजिए, आप अभी चिल्ला रहे, इतना चिल्ला रहे। 4 बार आपकी नेता मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने अपनी जेब भरने के अलावा क्या किया? अगर उन्होंने काम किया होता प्रदेश में तो आज ये नौबत नहीं आती। आज हमारे यहाँ के लोग महाराष्ट्र में भूखों नहीं मर रहे होते, आज हमारे यहाँ के लोग राजस्थान में नहीं फंसे होते। आप चुप रहिए, आपको कोई हक नहीं है इस तरीके की बात करने का और आपके नेताओं कहने का। 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने जेबें भरी है, तालिकाएं बनाई, अपने बड़े बड़े मूर्तियां लगवाई, हाथी लगवाए। तो आप चुप रहिए, 1 मिनट सुन लीजिए। धर्मवीर जी आप बड़े नेता हैं, आप सुन लीजिए, आप बसपा के वरिष्ठ नेता हैं, सुनने की भी कोशिश करिए, ठीक है। 2 करोड़ 34 लाख किसानों के खातों में अप्रैल की किस्त जमा कर दी गई और मई की किस्त भी दे दी गई। 3 करोड़ 26 लाख महिलाओं को जनधन खाते में 1630 करोड़ रुपए दे दिए गए। उपज का उचित मूल्य चाहिए जी, ये कोई आपका मंच नहीं राजनीति भाई, आप गंभीर विषय है।
देखिए एक मिनट नरेश जी एक मिनट रुकिए, मैं आऊंगी, मैं जवाब पूरा करने दूंगी आपको। धर्मवीर जी मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके सामने, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके सामने। धर्मवीर जी एक मिनट सर, धर्मवीर जी आप थोड़ा पानी पी लीजिए और शांत होइए, आप थोड़ा पानी पीकर शांत हो जाइए। धर्मवीर चौधरी जी आवाज नहीं मिल रही है सर, आपको कोई फायदा नहीं होगा सर डिबेट करने का। आप सिर्फ अकेले बोलेंगे तो डिबेट नहीं चलेगी, डिबेट ऐसा नहीं होती है। आप अकेले बोलने के लिए नहीं आए हैं, और लोग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको अकेले बोलना है तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं 1 घंटे अकेले बोलूंगा। आप बता दीजिए मुझे कि आप 1 घंटे अकेले बोलेंगे और सब लोग मौन व्रत धारण करके बैठ जाएं, यहाँ पर सब लोग मौन व्रत धारण करके बैठ जाएं। आपने सवाल पूछा कि सरकार फर्जी आंकड़े दे रही है, अब सरकार जवाब दे रही है ना, ये बैठे हैं यहाँ पर जवाब देने के लिए, इनको बोलने दीजिए कम से कम। बोलिए, अब आप बात पूरी करिए। मैं बोलूं उसके बाद जिस पे भी आपत्ति आप अपने समय पर बोलिएगा, ठीक है। और आप देखिए 30 लाख मजदूरों को 1000 रुपए दिया गया, इस तरह से 305 करोड़ रुपए दिया गया। 88 लाख पेंशन दाताओं को 2 महीने की अग्रिम किस्त दी गई और 5,24,083 इंडस्ट्रियां खोली गई और उनको खोल के और लोगों का वेतन दिलाने का भी काम किया है, जिस तरीके से कोटा से छात्रों को भी लेके आए। तो धर्मवीर जी इस चीज को आप समझिए, जिस तरीके से काम प्रदेश में हो रहा है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है देश में, बट संक्रमितों की संख्या में 7वें नंबर पे है, और सारे देश में जो रिकवरी की रेट है वो 27% है और उत्तर प्रदेश में 33% है, सारे देश से 6% ज्यादा है। तो जिस तरीके से काम यहाँ पे प्रदेश सरकार कर रही है, वो तो जमातियों ने अगर 60% केस न बढ़ाए होते तो आज उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी स्थिति में होता, जिस पे आप लोग बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है नरेश जी, दीपक झा साहब जुड़े हैं। दीपक झा साहब, आपका भी रिएक्शन पहला। सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि इस संकट के समय पर इस तरीके की सियासत नहीं होनी चाहिए, विपक्ष का साथ, उनका सहयोग चाहिए था, उनका सुझाव चाहिए था, ना कि हर मुद्दे पर नकारात्मकता फैलाने का तरीका। जी सृष्टि जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सरकार जो बोलती है कि हमें विपक्ष का साथ चाहिए और नकारात्मक तरीका नहीं चाहिए, नकारात्मक तरीका मैं जानना चाहता हूँ क्या है। अगर आप इनको सलाह देते हैं, इनको सजेशन देते हैं, तो कहते हैं कि आप हमारी बुराई करते हो, आपको हमारी अच्छाई नहीं दिख रही। आप इनको आंकड़े मांगते हैं तो घिसे पिटे आंकड़े दिखा देते हैं। ये सरकार, जो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जो इतने आंकड़े दे रही थी, मोदी जी भी अभी 5 दिन पहले बोले थे हमारी देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। आप सृष्टि जी, मैं एक जनरल मैन आदमी के हिसाब से बात करूंगा कि कॉमन आदमी जो उत्तर प्रदेश का है, देश का है, वो समझ सके। आज लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं और लोगों के पास 10,000, 20,000, 25,000 रुपए होते हैं, कई के पास नहीं होते हैं। तो लोग इतना अपनी व्यवस्था करते हैं कि मेरा घर चल जाए, अगले 3 महीना मुझे कोई काम धंधा ना भी मिलेगा तो मेरा घर चल जाए। इसको आप अर्थव्यवस्था को ऐसे समझिए। देश की अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, और आपका पोल पट्टी खुल जाता है, आपके भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता कहने लगते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, हमें शराब बिक्री करना पड़ेगा। आप जमातियों को गाली दे लीजिए, ये शराबियों को गाली क्यों नहीं देंगे जो शराब पीने के लिए, शराब लेने के लिए। मैं शराब पीना अच्छी बात है, बुरी बात है, वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक कोरोना के काल में जब आप पूरा देश डूब रहा है इस महामारी की संकट से, आप शराब की दुकान खोल देते हैं, लोग लंबी लाइन पे आ जाते हैं। आप एक धर्म विशेष वर्ग को, जमातियों को गाली दे देते हैं। यहाँ शराबियों को आप क्या घर घर शराब भिजवाएंगे? जो बचे खुचे पैसे हैं लोगों के पास, आप अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लोगों से घर निकाल रहे। तो सरकार की नीयत और करने दोनों बहुत अंतर है। दीपक झा साहब देखिए, बहुत हास्यास्पद बात आपने की है। किसी को अपने घर से निकाल कर सरकार डंडे मार के, पुलिस नहीं निकाल रही है कि जाके शराब खरीदो, जाके लाइन लगाओ। 70% जो दिल्ली में फैसला किया गया है, 70% जो MRP से पैसा बढ़ा दिया गया है सर, ये क्या किसी को कहा गया है? किसी को कहा गया है? आपको कोई लेटर आया है क्या सरकार की तरफ से कि आप जबरन अपने घर से निकल कर जाइए और शराब आप बिक्री करिए और आप शराब खरीदिए और आप पेटी पे पेटी लेकर? ये आपको किसने कह दिया है कि सरकार ने ऐसा कोई लेटर जारी किया है? ये विपिन जी इसका पहले आप जल्दी से रिएक्शन, मैं आऊंगी सर इसकी बात। अरे सुन लीजिए, देखिए बीच में शुरू
मैं ये बोलना चाहूंगा, सबसे पहले मामला जो उजागर हुआ, जो संक्रमित पाया गया, 45 वो कनिका कपूर का पहले मामला आया, किसी धर्म से जोड़ा नहीं। हम लोग तो बार बार एक ही बात बोलते हैं कि जब भी जमातियों की भी बात करी, तबलीगी जमात के लोगों की जो मरकज में शामिल हुए, सब पे सवाल निशान नहीं उठाए। अभी भी हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करा, कल जब भारी कतारों में लोग खड़े हुए और नियमों की धज्जियां उड़ाई, तो वो भी कटघरे में खड़े होते हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी। इसलिए इन सब चीजों से, राजनीति से ऊपर उठिए। इस कोरोना महाकाल में, अरे सुन लीजिए, देखिए कैसे बोल रहे हैं। अरे भैया, आपके बीच में मैं नहीं बोला, सुन लीजिए, धैर्य रखिए। ये देखिए कहां शुरू हो गए। अरे ऐसे क्या सार्थक चर्चा करेंगे आप सार्थक चर्चा ऐसे करेंगे? देखिए, मैं बात एक मिनट विपिन जी एक मिनट, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। एक मिनट सर, एक मिनट, हॉचपॉच मत क्रिएट करें। धर्मवीर जी, दीपक झा साहब, मैं बार बार आप सभी से निवेदन कर रही हूं, जिसका नाम लिया जाए प्लीज अपनी बात रखिए। ऐसे आप लोगों की किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, निवेदन है मेरा बार बार, प्लीज। विपिन जी अपनी बात पूरी कर ले, आप लोग काउंटर करिए, आपको मौका दूंगी मैं। विपिन जी आप कृपया अपनी बात पूरी करिए। मैं ये बोलूंगा, देखिए हम लोग पत्रकार लोग हैं और संतुलित होकर बात करते हैं। आप देश को उभारना चाहते हैं तो क्या सुई चुभाएंगे पहले? आप पहले सियासी रोटियां सेकेंगे? ये तो खुद समझने की बात है, खुद समझदारी होनी चाहिए कि कुछ मामलों में, क्योंकि यहां पर जनहित की बात है और यहां पर पूरे आपके राष्ट्र हित का सवाल उठता है। ये कोरोना किसी को बता के तो आया नहीं, ये महामारी। अब एक युद्ध स्तर पर जितने भी कोरोना योद्धा हैं वो लगे हुए हैं और साथ में आपके देश की पूरी आवाम लगी हुई है। वो लोग भी जो घर में बैठ के लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, 40-45 दिन से घर में हैं, वो किसी तपस्या से कम नहीं है। तो ये मानना पड़ेगा कि सबने अपनी भूमिका निभाई है। और अभी अगर हम हल्के में लेते हैं, जैसे सुनिए, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, अर्थव्यवस्था को भी पटरी में लाना था, वो भी अत्यंत जरूरी था। उसमें भी विपक्ष बार बार बोलता था, विपक्षी नेता आगे आते थे कि अरे देखिए इकोनॉमी का क्या होगा, जीडीपी के आंकड़े नीचे आए हुए हैं, रोजगार कहां है। तो देखिए, उसके लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलजुल कर इस फैसले को लिया। अगर आप शराब के ठेकों की बात करें, और राजस्व किसको मिलेगा ये भी क्या बताने की आवश्यकता है? अगर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, पहले तो सबने स्वीकृति दी थी कि आज शराब के ठेके खोले, अब जब उन्होंने देखा कि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है तो अपनी बात से लोग अलग अलग बातें बोलते हैं। तो देखिए, इस समय राजनीति का नहीं, ये समय राजनीति का नहीं है। यहां पर यह देखना है कि अगर अभी हम लापरवाही बरतेंगे और नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे, देश कई साल पीछे चले जाएगा। तो कम से कम जो हमने गलती पहले करी कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांगे थे, बोला था सबूत दीजिए। अरे भाई, पाकिस्तान के खिलाफ हमने जो हमारे बहादुर सिपाहियों ने जो कार्रवाई करी थी, वहां पर भी कम से कम यहां पर अगर आप नुक्ताचीनी करते हैं तो उसमें आप ये देखें कि यहां पर जो काम आपने, अगर उजागर करने, आपने रैपिड टेस्टिंग की बात करी, बात समझ आती है, लेकिन कुछ ऐसे मामले जो समझ के परे हैं, कम से कम वो यहां पर नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोरोना पे जीत पानी है तो सबका योगदान चाहिए और विपक्षी नेता, सत्ताधारी, सबको एक मंच पर खड़े होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नरेश जी जवाब दीजिए। देखिए सृष्टि जी, केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई, गाइडलाइंस बनाते समय जब राज्यों से बात की गई तो पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और दिल्ली, ये राज्य थे। इन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो रखी है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, तो हमें सहूलियत दी जाए कि हम अपने यहाँ शराब की बिक्री कर सकें। तो केंद्र सरकार ने, दीपक जी आपका नंबर, आप अपने नंबर पे बोलिए, आपको मौका मिलेगा। मैं तुरंत इसके बाद दीपक जी आपके पास आऊंगी। आप नरेश जी जल्दी से। सृष्टि जी, केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई उसमें ये रखा कि जो हमने गाइडलाइंस बनाई हैं, इसमें से जो भी आपको हटाना है, आप अपने यहाँ रोक सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। तो अगर दीपक जी और कांग्रेस पार्टी को शराब बिकने पे आपत्ति है तो राजस्थान में क्यों बिक रही है, छत्तीसगढ़ में होम डिलीवरी हो रही है, पंजाब में तो पहले से तैयार थे बिकने के लिए, तो ये क्यों अपने यहाँ बंद नहीं करते? अगर इनको लगता है कि भाई इससे खतरा है और ये नहीं बिकनी चाहिए तो इनको पहले अपने राज्यों में बेचनी चाहिए थी। सृष्टि, और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, इनके जो नेता हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनको अपने कांग्रेस शासित राज्यों में सुझाव देने का इन्होंने क्यों प्रयास नहीं किया? इनको क्या लगता है कि वहां पे सारी समस्याएं खत्म हो गई, वहां कोई समस्या नहीं है? आप इनके ट्वीट उठा लीजिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब,
छत्तीसगढ़ एक भी ट्वीट नहीं होगा जो कि इन्होंने वहां की सरकारों को सजेस्ट किया हो। इनके सारे सजेशन भाजपा शासित सरकार के लिए होते हैं, सारी उनके लिए ही परेशानी पैदा करना चाहते हैं। एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया कि भाई हम रेलवे का पैसा देंगे। अरे भाई आपने सालों साल लूट की है तो आप रेलवे के नाम पे क्यों ढोंग करना चाहते हैं? ठीक है आप रेलवे के नाम पे क्यों ढोंग करना चाहते हैं? आप पैसे दीजिए, आप प्रधानमंत्री केयर फंड में दीजिए पैसे और अपनी सरकारों को पैसे दीजिए। अगर पैसा देना चाह रहे हैं रेलवे का तो ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें? वो अपनी तरफ से सहयोग ही तो कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, गरीब लोगों का सहयोग ही तो कर रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं मैं तो उससे आगे बढ़ के और कह रहा हूं उस पर राजनीति न करके, इतना लंबा चौड़ा न करके। ठीक है दीपक केयर फंड में पैसे दीपक झा साहब, मेरा आपसे सिंपल सवाल ये है कि सबसे ज्यादा मुद्दा अभी जो उछल रहा है वो ये है कि शराब की दुकानों को या ठेकों को क्यों खोला गया, शराब की बिक्री क्यों की जा रही है? जो जहां जहां पर आपकी सरकार है वहां पर तो राज्य सरकार को अधिकार है ये फैसला लेने का। इनफैक्ट एक जिला अधिकारी को भी अधिकार दिया गया है कि अपने जिले में जब तक सिचुएशन वो ना भांप ले तब तक शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। गाजियाबाद में उदाहरण आपने देखा, कल दुकानें नहीं खुली, आज दुकानें खोली गई डीएम के फैसले के बाद में। तो क्या जहां जहां आपकी सरकार है वहां पर शराब की बिक्री नहीं हो रही है? सृष्टि जी, मैंने कहा कि शराब पीना गलत बात है या अच्छी बात है, डिबेट का मुद्दा हो सकता है, उस पर हम आज डिबेट नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं शराब की दुकानों को खोलने से किस तरह से बेतहाशा कोरोना से जो हम 45 दिन 40 दिन से बचे हुए थे, वो जब 10 केस थे आज 40 45 50 हजार केस आ गए, तो किस तरीके से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक केंद्र सरकार की जिम्मेवारी, नरेश भाई को मैं बताना चाहता हूँ, मेरे भाई भाजपा कांग्रेस की सरकार मत करो। आप कहते हो राजनीति सुपर, हम तो कह रहे हैं ना राज्य वाइज मत करो कि हिंदुस्तान को एक चश्मे से देखो, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान मत करो, पूरा देश एक है, हिंदुस्तान कोरोना से लड़ रहा है। आज जरूरत क्या है, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम में जिम्मेदारी की तरफ, बड़े भाई आप हैं, आप मुखिया हैं, आप जिम्मेदारी लीजिए, राज्यों को फंड दीजिए, राज्यों को आर्थिक मदद नहीं दीपक साहब, अभी रिस्पांसिबिलिटी लेने की बारी आई तो आप रिस्पांसिबिलिटी से भाग रहे हैं कि राज्यों को जिम्मेदारी, एक मिनट सर, राज्यों की जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। क्यों नहीं सौंपनी चाहिए? अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक जिलाधिकारी को भी अधिकार मैं देता हूं कि आप अपने जिले का पहले निरीक्षण करिए, उसके बाद बताइए कि वहां पर दुकानें खोलने लायक अभी स्थिति है या नहीं है, तब आप अपने हिसाब से दुकान खोलिए। आप एक तरफ राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा अपोज किया लॉकडाउन का कि लॉकडाउन में रहकर हम अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं बना सकते। 40 दिन पूरा देश लॉकडाउन में रहा, जोन वाइज पूरे देश को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फिर दुकानें खोली गई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। तो अगर यह फैसला इतना गलत है, कोरोना इससे 50% ज्यादा बढ़ चुका है, तो आप अपने राज्यों में जहां आपका अधिकार है ये फैसले को बदलने का, वो फैसला आप क्यों नहीं बदल देते? केंद्र सरकार आपको बाधित नहीं करती है इस चीज के लिए? सृष्टि जी, बात यह है कि जब आप देश के साथ चल रहे होते हैं, प्रधानमंत्री के आह्वान पे चल रहे होते हैं, तो देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री के तौर पे कर रहे होते हैं। वो ताली बजाने के लिए कहते तो हम ताली बजाते हैं, दिए जलाने के लिए बोलते तो सारा देश दिया जलाने के लिए खड़ा हो जाता है। अब ऐसा तो है ना कि वो अदूरदर्शी प्रधानमंत्री है, मतलब आप मान लीजिए वो एक बिल लाते हैं, अगले दिन उसमें 10 तरीके से परिवर्तन लाते हैं, तो समझ सकते हैं कि उनकी परेशानी क्या है। या फिर हम कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे, तो ऐसा नहीं है। नहीं, ये सर आपको अरे क्या बात कर रहे हैं दीपक जी, आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे आप ऐसी बात करेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? जो गाइडलाइन जारी की गई है वो सहूलियत के हिसाब से जारी की गई है। एक जिलाधिकारी इस बात का फैसला ले रहा है, मतलब गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने फैसला लिया कि हम अपने गाजियाबाद में शराब के ठेके नहीं खोलेंगे, तो उसने प्रधानमंत्री की बात का पूरी तरीके से निरादर कर दिया कि प्रधानमंत्री ने कहा और हमने निरादर किया। क्या बात है सर, बहुत अच्छे डबल स्टैंडर्ड है। जी हाँ, तो संकट पर भी सियासत हिंदुस्तान में लगातार जारी है। बिपिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए, आगे बढ़ो। मैं ये पूछना, एक बड़ा सरल सवाल पूछना चाहता हूं दीपक झा जी से और धर्मवीर चौधरी जी से कि आप देखिए कि जब कोविड इंस्पेक्शन टीम और आईसीएमटी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री टीम होती है, वो जब दौरे पे जाती है इंस्पेक्ट करने की, जहां पर कोरोना के क्या एक राज्य में जब चुन के वो जाते हैं, तो अगर उनको रोका जाए, क्योंकि आपने बात करी अभी फंड्स की, दीपक जी ने शायद बात करी थी फंड्स की, तो आप एक तरफ जब राज्य सरकार अपेक्षा रखती है कि केंद्र की तरफ से उनको आर्थिक मदद मिले, और खासकर क्योंकि कोरोना महाकाल का दौर चल रहा है, तो आप कोरोना काल का दौर चल रहा है, तो आप इसमें क्या बोलेंगे कि पश्चिम बंगाल में जब वहां के राज्यसभा के सांसद ने, डेरेक ओब्रायन ने बात करी कि ये जो टीम आई है एडवेंचर टूरिज्म कर रही है, और उनको रोका गया कई जगह पर, जो उनके अधिकारियों ने बताया, जो कोविड इंस्पेक्शन टीम वहां पर
मुआयना करने गई थी और देखने गई थी कि कितने लोग ग्रस्त हैं इससे और संक्रमण कहां तक फैला है, किस स्टेज तक पहुंच गया कोरोना, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है दीपक जी और धर्मवीर जी? ठीक है, धर्मवीर जी से शुरुआत करना चाहूंगी, दीपक जी इसके बाद आपके पास आऊंगी। धर्मवीर जी शुरू करिए। सृष्टि जी, मुझे आप एक बात बताइए। हाँ। ये जो यहाँ बीजेपी के काबिल प्रवक्ता बैठे हैं, हाँ। मैं इनसे भी और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ हाँ। कि दो महीने से ये देश लॉकडाउन में चल रहा है। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा इस देश के नागरिकों ने वैसा ही किया। हाँ। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि ये सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो स्टेट की सरकारें हो, अपने फायदे के लिए पूंजीपतियों की गोद में जाके बैठ गई। मैंने कुछ और सवाल पूछा आपसे, मैंने आपकी इंस्पेक्शन की बात करी। अरे भाई आप पहले सवाल तो समझिए। राजस्थान की सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई, राजस्थान की सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई, मध्य प्रदेश की सरकार ने आपत्ति नहीं जताई, महाराष्ट्र की सरकार ने बोलने दीजिए, विपिन जी बात पूरी करने दीजिए। ठीक है, बात पूरी करिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं, सब तात्पर्य क्या है ये बताइए जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सृष्टि जी कि आज गरीब आदमी मर रहा है और आज सरकार ने सरकारी ठेके खोल दिए। लेकिन सरकार ने लॉकडाउन के नियमों का कौन सी सरकार ने पालन किया? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? ठीक है धर्मवीर जी, अब मेरा एक सवाल है, भूख से कितने लोग मर गए? भूखमरी से कितने लोग मर गए? भूखमरी से कितने लोग मर गए ये बताइए खाली। भूखमरी से कितने लोग मर गए? आप गाना गा रहे हैं तब से गाना गा रहे हैं सर कि भूख के मारे लोग मर रहे हैं। भूखमरी से कितने लोग मरे? कौन कहां का आंकड़ा है? लाके दीजिए आप मुझे। भूखमरी से कितने लोग मर गए? आप आंकड़ा दीजिए। भूखमरी से कितने लोग मरे? आप आंकड़ा दीजिए सर। कोरोना से कितने मरे उसका आंकड़ा है मेरे पास। भूखमरी से देश में कितने लोग मर गए इसका आंकड़ा दीजिए आप। भूखमरी से मौतों पर आप डिबेट मत करिए। नहीं, आपने सवाल किया, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने कहा भूखमरी से मौतें हो रही है लोगों की, बताइए कितने लोग मर गए? ये बताइए रैपिड किट में भ्रष्टाचार में कितने? धर्मवीर चौधरी जी, अगर आप कोई बात बोलते हैं तो उसको साबित करने का भी दम रखिए, उसको साबित करने का दम रखिए। भूखमरी से कितने लोग मर गए? भूखमरी से हमारे देश में कितने लोग मर गए? इसका क्या आंकड़ा है आपके पास? ये मरवाने का काम कर रही है सरकार जो है वो कभी भी गरीबों का साथ दीपक जी से पूछ लीजिए वही सवाल एक बारी कि जांच की टीम अगर जाती है किसी राज्य में केंद्र की तरफ से तो इसमें राजनीति होनी चाहिए ना नहीं होनी चाहिए? खुलवा दिए, उनको जांच का हक है या नहीं है? चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, ये सरकारें फेल हो चुकी हैं। मैं सृष्टि जी आपके माध्यम से ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बड़ी पत्रकार हैं, आपका चैनल भी बड़ा है। क्या अप्रैल के महीने में वर्ल्ड बैंक ने भारत की सरकार को कोई कर्ज दिया कोविड-19 के लिए? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा मुझे बताइए। सर आपसे जो सवाल पूछा गया क्या आपने उसका जवाब दिया? आपने उसका जवाब दिया? आपके ये कहने से धर्मवीर जी आपको लगता है, आपको वाकई में लगता है? नहीं धर्मवीर जी, आप समझ क्या रहे हैं? आपको वाकई में लगता है ये कह देने से कि भूखमरी से लोगों की मौत हो रही है, भूखमरी से लोग मर गए, सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार लोगों को मार रही है? आपके ये राग अलापने से, आपके ये गाना गाने से ये सारी बातें सच हो जाएंगी सर। आप अपने एसी के कमरे में बैठकर, मायावती जी अपने एसी के कमरे में बैठकर ट्वीट पे ट्वीट करके आपने कितने गरीबों का पेट भरा? आपने कितने गरीबों का पेट भरा? क्या 10 लोगों को भी खाना खिलाया बसपा ने? आपने कितने लोगों का पेट भरा? आपने अपने मोहल्ले में कितने लोगों को खाना खिलाया? जो सत्ता लोग आपने अपने कितने लोगों को खाना खिलाया? बताइए आप बताइए, आपके पास जवाब है? ढिंढोरा पीट रहे हैं आप यहाँ पर नाग अलाप रहे हैं कि भूखमरी से मौत हो गई है। कहाँ पर आंकड़ा है? कहाँ पर आंकड़ा है इस बात का? कहां पर आंकड़ा है? कोई सबूत नहीं है सर, और आप चीखते रहेंगे, बस चीखते रहेंगे। ऐसे समय पर भी आप सिर्फ चिल्लाते रहेंगे, सिर्फ चिल्लाना है आपको और कुछ नहीं। मैं आगे बढ़ना चाहूंगी सर, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ, मैं आपसे सवाल पूछने के लिए बैठी हूँ जिसका कोई जवाब आपके पास में नहीं है। ये समझ लीजिए आप। दीपक झा साहब आप जवाब दीजिए। दीपक झा साहब जवाब देंगे। दीपक झा साहब बोलिए।
देखिए मैं बता देता हूँ, आपके चैनल पे भी और कई राष्ट्रीय चैनलों पे भी आए दिन खबर आती है कि दिल्ली से निकला व्यक्ति रास्ते में भूख से मौत हो गई, मध्य प्रदेश के लिए मुरैना जा रहा था तो रास्ते में मौत हो गई, झारखंड जा रहे थे तो रास्ते में मौत हो गई। एक कुछ गिने चुने आने हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आंकड़े क्या है। आज 40 करोड़ का जो मिडिल क्लास है वो कोरोना से नहीं तो भूख से मर जाएगा। ये सरकार की जो अर्थव्यवस्था पे नीति है वो 40 करोड़ के इफेक्ट कर रही है। जिनकी नौकरियां जा रही हैं, जिनकी आप तनख्वाह काट रहे हैं। आप देखिए, दूसरी बात इन्होंने विपिन जी ने एक बात बोली थी, आप जब इवेंट मैनेजमेंट की तरह काम करेंगे ना तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। जब आप एक लीडर के तौर पे काम करेंगे, भारत माता की सेवा के तौर पे काम करेंगे और कहेंगे कि आप उतने ही योगदान है, महत्वपूर्ण है इस योगदान में जितना कि मैं, तो मोदी जी का क्या है, क्रेडिट लेना चाहते हैं। विश्व के कोरोना का काल चल रहा है और आप कह रहे हैं कि दुनिया का मीडिया आपको फॉलो कर रहा है, किसने आपको अनफॉलो किया ये नहीं दिखाएंगे। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको हिंदुस्तान का नेता बनना है कि आपको दुनिया भर में अपनी चेहरे चमकाने। चुनाव को वक्त नहीं चल रहा है, मोदी जी को समझना पड़ेगा। अगर आप चुनावी माहौल में रहेंगे तो लोग आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे। अब मैं सारे मुद्दे खत्म करती हूँ, मैं सारे मुद्दे खत्म करी। आप मुझे बताइए कि सरकार को क्या करना चाहिए था। सरकार ने आपके हिसाब से अभी तक कुछ नहीं किया। मैं मान लेती हूँ आपकी बात, नरेश जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं नरेश जी से सवाल करती हूँ, आपने कुछ नहीं किया। अब आप मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए था। हम तो 40 दिन से, राहुल गांधी जी ने, आपको पता है ना, उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन सो कॉल्ड लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, सो लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन। राहुल गांधी कब कह दिया था कि आपको लॉकडाउन करना चाहिए था? तो उन्होंने कब बताया कि कोरोना आ रहा है? आप ट्रंप का स्वागत कर रहे हैं देश में, ट्रंप साहब को आप वेलकम कर रहे हैं, यूज वेलकम कर रहे हैं। आज आप बताइए, आप मत जोड़िए। आप यहाँ पर अगर ये बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से कोरोना का स्वागत हो गया देश में, तो ये बहुत बड़ी अफवाह होगी सर, प्लीज। ये अफवाह होगी, लेकिन आप देखिए ना गुजरात में देखिए दीपक झा साहब, मैं कल भी एक गेस्ट को यही समझा रही थी, आप एक बड़ी पार्टी के लीडर के तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं सर, आपको लाखों लोग सुनते हैं, आपकी बातों को फॉलो करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना और हिंदुस्तान को कोई लेना देना नहीं है, अफवाह मत फैलाइए। मोदी जी आज देखिए, दीपक जी एक मिनट, आपने जवाब दिया। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जांच की टीम अगर कोई जाती है किसी राज्य में तो क्या जांच में उनको सहयोग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो पश्चिम बंगाल में हुआ, आप उसमें अपनी प्रतिक्रिया बोलिए, आप बात पहले बोलिए। देखिए, मैंने आपसे एक बड़ा सरल सवाल पूछा था। देखिए विपिन जी, मैं जवाब दे रहा हूं, अगर मेरे देश में कोई कोरोना योद्धाओं पे पत्थरबाजी करता है, मैंने उसकी बात नहीं करी, और उन पे थूकता है, तो वो गलत है। लेकिन सरकार की टीम अगर जाती है मोदी जी का एजेंडा लेके, मोदी जी का चेहरा चमकाने, मोदी जी का इवेंट मैनेजमेंट करने, तो वो क्या है? मोदी जी का एजेंडा नहीं चलेगा, देश में जनता का एजेंडा, योगी आदित्यनाथ का एजेंडा। आपको लगता है, एक मिनट दीपक झा साहब, जिंदगी और मौत का सवाल है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। यहाँ पर बीजेपी, यहाँ पर आपको लगता है कि सरकार लोगों का वोट बैंक हासिल करने के लिए कर रही है, वोट बैंक हासिल करने के लिए कर रही है। क्या हम वोट बैंक हासिल कर लेंगे, हम दोबारा सरकार बना लेंगे? अरे भाई साहब, देश बनेगा तब तो सरकार बनाएंगे। पुलिस के लोगों को, पुलिस के जवानों को पीपीई किट दो, डॉक्टर्स को पीपीई किट दो, आप उसमें बात नहीं करते। पीपीई किट आपके पास है नहीं, चाइना से आप रैपिड ठीक है नरेश जी, आप इसका जवाब दीजिए। आपने देखिए ठीक है दीपक झा साहब, मैं आपकी बात समझ गई, मैं आपकी बात एक्सेप्ट करती हूँ। नरेश वशिष्ठ जी, जब से कोरोना का कोहराम मचा है, आपने सिर्फ अपना महिमा मंडन किया, आपने देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। अब आप प्लीज कृपा करके बताइए कि आपको जनता ने अपने सर पर क्यों बिठाया था? आपने ऐसे समय पर जब लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, उस समय पर आप राजनीति करने में लगे रहे। बताइए। देखिए सृष्टि जी, जो धर्मवीर जी बसपा के नेता है उन्होंने, और दीपक जी जो कांग्रेस के नेता हैं, पहले तो मैं उनको बोलूं उत्तर प्रदेश के संबंध में कि आप दोनों की सरकारें यहाँ पे 80% समय तक रही हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 बार मुख्यमंत्री आप। दीपक जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, बहुत गंभीरता के साथ चर्चा हो रही है। नरेश जी, ये पॉइंट मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मुझे बोलने दीजिए, अरे मुझे आगे बोलने दीजिए, ये पॉइंट एक्सेप्ट मैं खुद मुझे आगे बोलने दीजिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार 70 साल रही है, 60 साल रही है, बीएसपी की सरकार 15 साल रही है, 50 साल रही है, उससे कोई मतलब नहीं। मुझे आगे बोलने दीजिए। दीपक जी, आपने सवाल किया, जवाब सुन लीजिए।
दीपक जी सुन लीजिए आपने बोला मैं चुप रहा, आप सुन लीजिए। उसको दोष देने से कुछ नहीं होगा भाई साहब, वर्तमान में बात करिए। मैं वर्तमान की ही बात कर रहा हूं, मैं वर्तमान की ही बात कर रहा हूं दीपक जी। वर्तमान की परिस्थितियों के लिए गांधी जी को, नेहरू जी को दोष देने से काम नहीं चलेगा। दीपक जी अब सुन लीजिए, जनता ने आपको मैंने आपको बताया कि कितने करोड़ कामगारों को पैसे दिए जा चुके, कितने करोड़ महिलाओं को 500 रुपए दिए जा चुके। इसके अलावा आप समझिए गेहूं की खरीद जो हुई है उसके लिए 5,713 क्रय केंद्र खुले हैं और अभी तक आज तक बता रहा हूं 123 लाख कुंटल खरीद हो चुकी है। और जो भी बाहर से हमारे कामगार मजदूर आ रहे हैं वो प्रदेश में आएंगे, उनके लिए इंतजाम किया हुआ है मनरेगा के तहत और दुग्ध समितियों में उनको काम देने के लिए। और अभी तक मतलब आज तक बता रहा हूं मैं आपको, आज तक जो है वो 10 ट्रेनें आ चुकी हैं, 10 ट्रेनें आ चुकी हैं, 5 और 6 ट्रेनें आज आ जाएंगी, 9 ट्रेनें चल चुकी हैं और 6 ट्रेनों की सहमति मिल चुकी है। और प्रदेश में एक भी केस नहीं है कि भूख से किसी की मौत हुई हो। बिना हर किसी को राशन देने को कहा गया है, किसी के पास अगर कागजात नहीं है उसको भी राशन देने को कहा गया है। अफवाहें मत फैलाइए धर्मवीर जी, आप और आप कांग्रेस के नेता कि यहाँ भूख से मौत हो रही है, एक भी मौत नहीं हो रही। हो सकता है कि आप राजस्थान की बात कर रहे हो, महाराष्ट्र की घटना की बात कर रहे हो, महाराष्ट्र में हुई उसकी बात कर रहे हो, या झारखंड की बात कर रहे हो, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हो। प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना को रोकने के उपाय किए गए सारे देश में उसको फॉलो कर रहे हैं, सारे देश में उसको मान रहे हैं। सारी दुनिया में मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की तारीफ हो रही है, यूएनओ प्रयास तारीफ कर रहा है। अभी दुनिया जहां से मतलब नहीं है, अभी तारीफ से मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती, अभी किसी चीज से मतलब नहीं है। दीपक जी मैं आपका सवाल लूंगी, लेकिन मेरा सवाल सर आपसे ये है कि देखिए नरेश जी ने आपको आंकड़ा दिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खुद आंकड़ा दिया कि हमने इतने मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, लोगों के लिए। सुनिए, अब क्या उन आंकड़ों को जो कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा दिया, इतने लोगों को खाना दिया, इतने हजारों मजदूरों को हम वापस लेकर आए, जो मजदूर अलग राज्य के हैं उनको भी हम खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में सबको रख रहे हैं, क्या इस बात का सबूत लेकर बीजेपी को कांग्रेस पार्टी और बसपा के दरवाजे पर आकर खटखटाना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई साहब ये हमने किया है, आपके सामने हम ये सारे काम कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, आप कृपा करके सहमति दे दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये करना चाहिए? नरेश जी को आप इस बात की सलाह दे दीजिए, नरेश जी को मानना भी चाहिए ये बात। अब आप बताइए। सृष्टि जी, मैं इनकी बात अगर सत्य है, अक्षरशः सत्य है, तो मैं इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने जनता का बहुत भला किया, उपकार किया इन आंकड़ों से, लेकिन वास्तविकता कहीं कोसों दूर है। दूसरी बात में इन्होंने इतने आंकड़े गिनाए, लेकिन ये आंकड़े नहीं गिनाए कि दुनिया में बोले कि हिंदुस्तान हमारा 7वें देश में आबादी में नंबर 1 है, कोरोना में अभी 7वें नंबर पर है। इन्होंने ये नहीं बताया कितने लोगों पे कोरोना टेस्ट किया गया, कितने सैंपल कलेक्ट किए गए और कितने 22 करोड़ की आबादी में आपने कितने टेस्ट किए। मेरे को पहले इसका जवाब दीजिए, तब मैं आगे की बात करूंगा। ठीक है, नरेश जी कितने टेस्ट किए आपने? नरेश जी जवाब देंगे। नंबर गिनाना बहुत आसान है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं उत्तर प्रदेश को लेके, उत्तर प्रदेश में 10 लाख पे जो आंकड़ा है वो सबसे कम है संक्रमित का, और टेस्टिंग का सबसे ज्यादा है 10 लाख पे। नहीं, आप प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग हो चुकी है, 1 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। बात ताली बजाते हैं आपके लिए, ताली बजाते हैं आपके लिए। नहीं, आप बता दी राजस्थान में कितनी हो गए, मध्य प्रदेश में आप ताली बजाने के लिए। मोदी जी ने कहा तब आपने ताली नहीं बजाई, तब थाली नहीं बजाई, आपने ताली बजाने के लिए। आपको मजाक सूझ रहा है, आपको मजाक सूझ रहा है या मजाक हो रहा है? आप ताली बजा रहे हैं। नरेश जी, एक मिनट, नरेश जी और दीपक जी देखिए, इस मजाक चल रहा है, आप ताली बजा रहे हैं। आचरण भी नहीं चलेगा। आप लोगों ने मजाक बनाकर रखा है, आप दोनों लोगों ने मजाक बनाकर रखा है। इतने सीरियस मुद्दे का आप लोग मुखार बनाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने पर बाज नहीं आ रहे। कोई राजनीतिक सभा लगाकर नहीं बैठी हूं मैं कि आपको इलेक्शन जीतना आने वाले समय में और आपको भी इलेक्शन जीतना है। मामले की गंभीरता को समझते नहीं है आप सभी लोगों को। हाथ पकड़कर एक दूसरे का साथ आज देना चाहिए था। वो जनता जो 50 दिन से 40 दिन से लॉकडाउन में है, जिसे नहीं पता है कि मौत उसके दरवाजे पर खड़ी हुई है, उनको आप ये दिखा
रहे हैं, आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि आपस में ही लड़ो मरो और कोरोना को हराने के लिए कोई रणनीति मत बनाओ, बस एक दूसरे के ऊपर लालछन लगाते रहो, सिर्फ यही काम है आप लोगों का। विपिन जी, मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए अभी भी, अरे सुन लीजिए दीपक जी, एक मिनट, दीपक जी एक मिनट, मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर कोई एक तरफ मकसद क्या है, मकसद ये है कि कोरोना को हराना है और हिंदुस्तान को उभारना है, इस काल से, कोरोना काल से उभारना है, तो देखिए सियासत ही करते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे, नुक्ताचीनी करते रहेंगे तो बेड़ा पार नहीं होने वाला। ये बात जान लीजिए, ये बात समझाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर कोई राज्य, किसी एक राज्य में ज्यादा संक्रमण के मामले आए हैं तो उसमें भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन पारदर्शिता बनानी है, आपको ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी, उसमें आप अपने आंकड़े छुपाएंगे तो कैसे काम चलेगा। एक तरफ आप अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आपको केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिले। देखिए ना, पहले आरबीआई ने जब बूस्टर शॉट दिया था, मैं उसका वर्णन, उसका उल्लेख करना चाहूंगा कि 1,76,000 करोड़ का, ताकि इकोनॉमी को कुछ बूस्ट मिले, इकोनॉमिक स्टिमुलस की बात चल रही है। और देखिए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि आर्थिक मंदी से पूरा विश्व ग्रस्त है इस समय, चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर के कारण। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की जीडीपी के आंकड़े नीचे नहीं आए हुए, हर जगह यही हाल है। और अगर अब हिंदुस्तान को आपने उभारना है इस संकट से, इस चुनौती की घड़ी से, तो उसमें यहां पर तो देखिए कम से कम इस घड़ी में एक होना पड़ेगा। आप हेल्दी क्रिटिसिज्म करिए, वो बात समझ आती है। मैं राज्य सरकार की इसलिए बात उठाई, मामला पश्चिम बंगाल के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर आप कोरोना योद्धा जो है, और खासकर जब जांच की टीम वहां जाती है, अगर आप वहां पर सरकारी काम में बाधा डालेंगे तो ये डायरेक्ट वॉयलेशन है जो डीएमए है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का। तो ये तो बात समझनी पड़ेगी। आप अगर आंकड़े छुपाएंगे, और ऐसे अंदेशा जताया गया था, तो ऐसे छुपाने की क्या आवश्यकता थी। अगर वो लोग, जांच की टीम वहां इंस्पेक्शन करने गई है तो वो शायद आपकी भलाई के लिए थी, उसमें राजनीति की तो बात नहीं है। रही बात जो सुन लीजिए, जो मोर्टेलिटी का रेट उन्होंने पश्चिम बंगाल का बताया है, वो भी विचलित करने वाला है। बहरहाल बात यह है कि पैनिक करने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन समय यह है कि आप यहां पर, हम लोग सब राजनीति भुलाकर यह देखें कि हिंदुस्तान पहला देश विश्व में बने कि जिसने कोरोना को मुंह तोड़ जवाब दिया है और कोरोना से देश की नैया पार लगाई है। लेकिन वो तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक हम ये सियासी रोटियां सेकना बंद न करें, और ये जो ओछी राजनीति है वो छोड़ दें, उससे परे जाना है। ये सब पे लागू होता है, ये सब पे, मैं सबकी बात कर रहा हूं, भाजपा की भी बात करूंगा, कांग्रेस की बात करूंगा, बसपा की बात करूंगा, सब लोग शामिल है, आम आदमी की भी बात करूंगा, दिल्ली की जो सरकार, जो जिनके हाथ में है सत्ता। लेकिन यहां पर आपने ये देखना है कि ये संकट की घड़ी है, लोगों के तपस्या को आप क्यों भूल जाते हैं। लोग जो इस समय लॉकडाउन की अवस्था में बैठे हुए हैं घर में, उन पे कितने तनाव है, मानसिक दबाव क्या है, वो अगर हम भूल जाएं। बाकी देखिए ना, कोरोना योद्धा जो है अपनी जान जोखिम में डाल के सड़कों पे उतरे हुए हैं, ये देख, हर एक की अपनी भूमिका है। और यहां पर अगर हम राजनीति करेंगे या नुक्ताचीनी करेंगे, देश को आप कैसे आगे ले जाएंगे। अरे भाई मेरे, क्यों इतना बोल रहे हैं। देखिए सृष्टि जी, एक बात समझना पड़ेगा, अच्छी बातें करने से कि राजनीति छोड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अब हम विपक्ष क्या करे, सरकार को सवाल करता है, सरकार को सजेशन दे सकता है, सरकार के साथ मेरे भाई आप मुझे बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। नहीं सृष्टि, मैं ये बोला, मेरे भाई मैंने तो आपसे बड़ा सरल जवाब पूछा था, एक आपसे मैंने सवाल पूछा, आपने उसका गोल मोल करके जवाब दिया ही नहीं आपने। मैंने आपसे पूछा, पश्चिम बंगाल में जो कोविड इंस्पेक्शन टीम गई थी, क्या होना चाहिए था, आपकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए मैंने, आपने कोई जवाब नहीं दिया। और भाई साहब आप मुझे बोल रहे हैं, मैं माफी मांग लेता हूं आपसे, आपको प्रवचन लगे मेरे बात। धैर्य रखिए, सुनिए, दो इतना बौखला क्यों रहे मेरे भाई। सुनिए, भाजपा के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, 80 साल राज किया। आप जब दुनिया में सीना ठोक के कहते हैं ये देश डेवलपिंग कंट्री है, विकसित कंट्री है, तो उसका क्रेडिट क्या 6 साल के मोदी राज को देंगे। 6 साल में जमीन से आप आसमान पे लगे इस देश को, 70 साल की कोई योगदान नहीं है। 70 साल मेरे भैया योगदान बता रहा हूँ। अरे भैया, आजादी के समय $1 1 रुपए था, सोने की चिड़िया कहा जाता था हिंदुस्तान को। दीपक जी, सोने की चिड़िया थी। आप क्या कर रहे हैं, होड़ लेना है क्या, क्रेडिट की होड़ मची है, रेस चल रही है यहाँ पर कि किसने कितना योगदान दिया। पहले देश को तो बचा लीजिए, उसकी बात क्रेडिट लेते रहिएगा सर, अगले साल और 10 साल बाद
क्रेडिट लेने का मौका मिलेगा। देश को बचाने में सहयोग करिए, देश को जिंदा रखने में, वापस खड़ा करने के लिए सहयोग करिए। दीपक जी, राहुल गांधी ने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए कुछ करना पड़ेगा, लॉकडाउन में हम देश को नहीं रख सकते हैं। अब अगर अर्थव्यवस्था को वापस लाने के लिए सरकार कोई फैसला करती है, उसमें भी आप कहते हैं कि आपने फैसला क्यों कर लिया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो कौन सी सूरत वो होगी, कौन सा वो फैसला होगा जिस पर आप मुहर लगाएंगे और कहेंगे कि हाँ अब आपने कुछ किया है, अब आपने कोई राजनीति नहीं की है। आपने कहा मजदूरों को वापस लेकर आइए, सरकार ने कहा ठीक है हम बसेस चला रहे हैं, मजदूरों को वापस लेकर आ रहे हैं, बच्चों को वापस लेकर आ रहे हैं, मजदूरों के कामकाज का ख्याल भी हम रख रहे हैं, उनको खाना पीना भी दे रहे हैं जो अलग राज्यों से भी हैं। तो मतलब ऐसा क्या करना चाहिए कि आप कहेंगे कि हाँ सरकार ने कुछ किया है? बताइए। देखिए, इसका दो जवाब है। एक तो पहले तो आज आपको जो आप आज कर रहे हैं मजदूरों के लिए, ये शायद आपको 45 दिन पहले कर लेना चाहिए था। आपने लेट किया क्योंकि आधे लोगों को आपने। दीपक जी, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। देश में लॉकडाउन लागू था, आप जानते हैं ना। लॉकडाउन में कोई कहीं से भी इधर उधर नहीं जा सकता था, मामला कंट्रोल के बाहर था, सिचुएशन कंट्रोल के बाहर थी, पूरा देश ही रेड जोन में था सर। तो चीजें थोड़ी कंट्रोल में आती है तभी फैसला किया जाता है। आप वहां पर बैठकर डिसाइड करने वाले कौन हो जाते हैं कि आपने लेट कर दिया, आपने जल्दी कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया। तो फिर जो जहां था उसको यथास्थिति बने रहना देना चाहिए, सरकार को उसको वहीं पे व्यवस्था करनी चाहिए थी। अब आप कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्री शुरू करेंगे, जब सारे मजदूर अपने होम टाउन पहुंच गए, सारे मजदूर, सारे काम करने वाले लोग अपने घर चले गए, तो सरकार द्वंद्व की स्थिति में है, दुविधा की स्थिति में है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था संशयात्मा विनश्यति, जो संशय में रहता है, निर्णय नहीं ले पाता है, उसका विनाश हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। नहीं, आपको बीजेपी की तरफ से कोई ज्ञान देकर गया है कि भाई साहब हम दुविधा की स्थिति में, हमारी कृपा करते कृष्ण बनके हमारी आप दुविधा को खत्म करिए, हम बहुत दुविधा में हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आपको लगता है कि सरकार के पास में बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है कि वो ये कर पाए कि अगर आप मजदूरों को वापस लेकर आए हैं, अगर आप फैक्ट्री चला रहे हैं, जिस भी एरिया में फैक्ट्री चलेगी, क्या उस एरिया में मजदूर है ही नहीं, उस एरिया में कोई कामकाज है ही नहीं? आप इस बात का जवाब दीजिए नरेश जी, आप क्या सोचकर मजदूरों को वापस ले आए? दीपक जी, एक तो भ्रम की स्थिति में कांग्रेस है, उनके नेताओं को नहीं पता कि हमें क्या जनता को एड्रेस करना है और जनता से हमें क्या कहना है और सरकार को क्या सुझाव देने हैं। वो मौका ढूंढते हैं कि हमें सरकार को किस तरीके से क्रिटिसाइज करना है। अगर आपकी महाराष्ट्र की सरकार अगर इतनी ही खैरख्वाह थे आप लोग मजदूरों के, तो ये नौबत क्यों आई कि मजदूर वहां से निकले? क्यों नौबत आई कि वहां मजदूरों को खाना नहीं मिल रहा था? आपको अपनी सरकार से बात करनी चाहिए। क्या कांग्रेस के नेता ने बात की, ट्वीट किया कि वहां से मजदूर क्यों भाग रहे हैं? अगर आप इतने ही मजदूरों के खैरख्वाह हैं तो आपने क्यों नहीं पूछा? चलिए ठीक है, जल्दी से मुझे आखिरी कमेंट लेना। धर्मवीर जी, आखिरी कमेंट जल्दी से। सृष्टि जी, देखिए, चाहे कोरोना से लोग मरे, चाहे इस भुखमरी से लोग मरे, मरेगा इस देश का गरीब आदमी। और ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग बारी बारी से पूंजीपतियों का साथ देते हैं। चलिए ठीक है सर, आपने भविष्यवाणी कर दी इस बात की, आपने आज यहाँ पर बैठकर महामारी के संकट में भविष्यवाणी कर दी है, मैं समझ गई, आपने भविष्यवाणी कर दी। आखिरी कमेंट मुझे बात करना जल्दी से। परिस्थिति के हिसाब से सुनिए, लॉकडाउन में परिस्थितियों के हिसाब से आपको अपने निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि दीपक भाई ने बात करी यथास्थिति की। यथास्थिति का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता क्योंकि पहले अंदेशा नहीं था, एक अनुमान नहीं था कि ये लॉकडाउन 3 की अवस्था में हम लोग आ जाएंगे, इसलिए वक्त के हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, आप सभी खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर राजनीति किस तरीके से चल रही है संकट के समय पर भी, उसका एक नमूना आपने यहां पर भी देख लिया, बखूबी देख लिया कि किस तरीके से और किस स्तर पर ये राजनीति आज के माहौल पे भी चल रही है। लेकिन ये समझना पड़ेगा, मैंने पहले भी कहा कि एक देश अपने द्वेष को भुलाकर दूसरे देश की मदद के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन हमारे देश में ही एक पार्टी दूसरी पार्टी को काटने के लिए खड़ी हुई है। यहां पर बैठकर ही भविष्यवाणी की जाती है कि मौत तो होगी, चाहे कोरोना से हो चाहे भुखमरी से हो, लेकिन मौत होगी। यह यहां पर बैठकर निश्चित कर दिया गया है कि देश की जनता मरेगी। यह नहीं कहा गया कि हम सरकार का साथ देंगे, हम साथ मिलकर खड़े रहेंगे और अपने देश को ऐसे महासंकट से उबारने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ इस देश के हर एक नागरिक को है, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा है या नहीं है। यह हमारी और आपकी जो घर में बैठे हैं उन सभी की जिम्मेदारी है कि हमें इस संकट से उबरना है, क्योंकि
क्योंकि आप सब ये जानते हैं सरकार के पास में भी कोई ब्रह्मास्त्र या कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक छड़ी घुमा दी और सब कुछ जड़ से खत्म हो गया। समझना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।